हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। इस वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो टर्म्स बची रह गई थी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला आपका रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या होती हैं? रिसीट्स वो सारी अमाउंट होती है जो हमें रिसीव करना होता है या हम कर चुके होते हैं। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस। किसके बदले? फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विस और असेट्स। ठीक है, गुड्स सेल करने के बदले, गुड्स बेचने के बदले, या फिर कोई असेट हो गया उसको बेचने के बदले जो हमें अमाउंट मिला, रिसीव हुआ या मिलने को है, रिसीवेबल है। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएंगी? रिसीट्स हो जाएंगी। एग्जाम्पल में क्या है? सेल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स बेचते हो तो आपको जो बदले में मिलता है पैसा, वो रिसीट होता है। ठीक है, उसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड। जब आप कुछ मनी डिपॉजिट करते हो बैंक में या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें जो आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपका रिसीट होता है। ठीक है, रिसीट में आएगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर उसी का ऑपोजिट है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे सारे आपके। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, यानी जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है, जो अमाउंट खर्च किया है, या फिर अगर आपने, या तो आपका कैश आपके पॉकेट से निकलेगा। ठीक है, या तो आप कैश पॉकेट से निकाल के दोगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए उस खर्चे में तो आपकी कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है वही जगह। ठीक है, आपकी कोई लाइबिलिटी उसी जगह क्रिएट हो जाती है और आपको बाद में देना होगा भले, लेकिन अभी के लिए वो आपका एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, आपके खर्च में ही आएगा। जैसे आपने गुड्स परचेज किया तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर है। आपने वेजेस पे किया तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदी, आपने पैसे अपने जेब से दिए या नहीं दिए, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में वो आपका एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्रिएटेड। ठीक है, अब रिसीट्स हमारी दो तरीके की होती हैं। एक या तो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी या कैपिटल रिसीट्स होंगी। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी जो रिपीटिंग नेचर की होती हैं, आपको बार बार मिलते रहती हैं। ठीक है, और ये आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, है ना। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे आपने गुड्स सेल करके जो आपको पैसे मिले, वो आपके सेल ऑफ गुड्स जो हैं आपके रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है, सेल्स आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है, बार बार सेल करोगे, बिजनेस आप कर ही रहे हो सेल करने के लिए ना, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स उसी का ऑपोजिट, यानी जो रिसीट्स आपकी रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है वो हो जाएंगी आपकी कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, यानी नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट्स। ठीक है, और ये इनका बिजनेस का मेन जो ऑपरेशन होता है उससे लेना देना नहीं होता, यानी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से आपका रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आपको कैपिटल रिसिट को जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, वो है आपकी, या तो जब भी आपकी ये रिसीट होगी, यानी जब भी ये आपको अमाउंट रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा, तब उस टाइम या तो आपके नॉन करेंट असेट्स, अभी आपने पढ़ा है नॉन करेंट असेट्स बढ़ेंगे, सॉरी, नॉन करेंट असेट्स आपके घटेंगे, या नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, जब भी आपको कैपिटल रिसीट्स होगा तो आपकी नॉन करेंट असेट जो होंगी वो घट जाएंगी या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में भी थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स होंगे, रिकरिंग नेचर के। ठीक है, और नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना होगा, ये आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है ना, गुड्स का प्रोडक्शन।
तो वो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा। तो जो परचेज करोगे रॉ मटेरियल, उस पे जो स्पेंड करोगे वो आपका होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसी तरह वेजेस पे करोगे आप तो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं एंड आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड, बिजनेस आपके मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी, या तो जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो या तो आपकी नॉन करंट असेट, आपके नॉन करंट असेट्स बढ़ जाएंगे यानी इंक्रीज होंगे, या फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी घट जाएंगी। ठीक है, ये दोनों में से एक चीज़ तो होगा ही होगा जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो। ठीक है, देन आपका आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारे एक्सपेंडिचर जिनको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हो ना तो रेवेन्यू में ना कैपिटल में। ठीक है, यानी एक तरह से ये मिक्स्ड नेचर का होता है। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो कैपिटल और रेवेन्यू के मिक्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जो पैसा आप एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हो वो भले ही एक अकाउंटिंग ईयर में आपने खर्च किया, लेकिन ये आपको फ्यूचर में कई सालों तक इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पूरा पूरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हो, बल्कि कई सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो इसको ट्रीट करते हो आप बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर के, होता तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट आप ट्रीट करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसे। ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट जो आपका रिकॉर्ड नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको आप एज एन असेट शो करते हो बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ऊपर ऊपर से जाएगा, बस इतना जितना समझ आ रहा है उतना समझो। ठीक है, आगे के चैप्टर में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ेंगे आप लोग तो आपको क्लियर होगा। फिक्टिशियस असेट आपने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, आपने देखा फिक्टिशियस असेट क्या होता है। तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो पार्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हो, वो पार्ट आप एज अ फिक्टिशियस असेट शो करते हो। ठीक है, तो फिक्टिशियस असेट और आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में। देन आपका आता है इनकम एंड एक्सपेंस। अभी आपने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड है इनकम और एक्सपेंस। जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं आपकी, इनकम क्या होता है, जो भी आपके रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स होते हैं, यानी आपके रिकरिंग नेचर के जो भी रिसीट्स होते हैं, उनको आप क्लासिफाई करते हो इनकम में। ठीक है, उनको आप इनकम बोल देते हो। दीज आर द रिसीट्स ऑफ रिकरिंग नेचर एंड द बिजनेस अर्न्स इट फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे आपका सेल्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रिकरिंग नेचर का है ना, बार बार होगा, हर साल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इनकम में आएंगी। उसी का ऑपोजिट होता है एक्सपेंस। जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, अभी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स पढ़ा आपने, तो जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम एक्सपेंस है, उसी तरह रेवेन्यू रिसीट्स का दूसरा नाम इनकम है। ठीक है, या फिर इसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, सिर्फ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू ज़्यादा कॉमन नेम है। इनकम कई बारी इनकम का इंटरप्रिटेशन एक और होता है, इनकम को एज अ प्रॉफिट भी आप इंटरप्रेट करते हो, जो आप अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, और इसको मोस्ट कॉमनली आप रेवेन्यू मान के चलते हो। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी आपने जो रेवेन्यू जनरेट करना है, आपकी जो इनकम जनरेट होगी वो किससे होगी, एक्सपेंस से ही होगी। यानी एक्सपेंस आप करोगे तो ये हेल्प करेगा आपको रेवेन्यू जनरेट करने में। जैसे आपने गुड्स सेल करके आपको पैसा कमाना है, तो आपको गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, परचेजेज जो होगा आपका, आपका जो वेजेस पेड होगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी रेवेन्यू अर्न करने में ये सारे खर्चे आपको मदद करेंगे। ठीक है, देन जब आप इनकम और एक्सपेंस की बात करते हो तो आपके दो रिलेटेड टर्म्स उसी के साथ आते हैं।
दोनों में, एक्सपेंस में भी इनकम में भी। इनकम में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है अक्रूड इनकम, एक होता है अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अक्रूड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो कि आपने अर्न कर ली है, अर्न कर ली है बट आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, वो आपकी अक्रूड इनकम हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने कमा तो ली है लेकिन आपके हाथ में नहीं आई है वो। अनअर्न्ड इनकम उसी का ऑपोजिट, यानी जो इनकम आपने अर्न नहीं की है बट आपके हाथ में आ गई, आपने रिसीव कर लिया उसको। ठीक है, यानी एडवांस में आपने ले लिया है, एडवांस इनकम है आपकी। ठीक है, एक्सपेंस भी, एक्सपेंस के साथ भी दो रिलेटेड टर्म्स आते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया है, अराइज हो गया है, बट आपने आपने उसको पे नहीं किया, रोक कर रखा है। ठीक है, होल्ड पे रखा है। जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने आपने कुछ एम्प्लॉयज रखे हैं। ठीक है, जिनको आप 5,000 पर मंथ देते हो, और एक एम्प्लॉय की आपने 6 मंथ की, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए की आपने 6 मंथ्स की सैलरी होल्ड पर रखी है। ठीक है, तो ये 5,000, 5,000 इंटू 6, आपकी 30,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगी। ठीक है, ये जो 30,000 है वो आपकी एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप इसको शो करोगे, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है। उसी का ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जो एक्सपेंस आपका अराइज नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने आपने पे कर दिया है उसे। ठीक है, यानी एडवांस में पे कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट होता है। उसी तरह आपकी जो अक्रूड इनकम है वो आपकी असेट है, लेकिन आपकी अनअर्न्ड इनकम जो है वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपने इनकम पढ़ा, एक्सपेंस पढ़ा, उसी से रिलेटेड है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जब आप टोटल आपका जो रेवेन्यू है, यानी आपकी जो टोटल इनकम है, आप टोटल इनकम में से लेस कर देते हो टोटल एक्सपेंसेस को, तो आपका जो फिगर आता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या? फायदा। ठीक है, यानी आपने जितना कमाया, जितना पैसा आपको मिला, जो रिसीट्स हुई हैं, जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हुई, उसमें से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने सारे माइनस कर दोगे, तो जो एक्सेस फिगर है, ठीक है, ये फिगर आपका प्रॉफिट है, आपका फायदा है। ठीक है, द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर ऑल एक्सपेंसेस इन एन अकाउंटिंग ईयर इज योर प्रॉफिट। लॉस उसी का ऑपोजिट है, यानी जब आपका, ये तो तब होगा ना जब आपका इनकम, प्रॉफिट तब होगा जब आपका इनकम ग्रेटर है एक्सपेंसेस से। ठीक है, यानी टोटल ऑफ इनकम्स जो है वो ज़्यादा है टोटल ऑफ एक्सपेंसेस से, तो उस केस में आपका प्रॉफिट होगा। इन केस आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, यानी आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ग्रेटर हो गए आपके टोटल सारे इनकम से। ठीक है, तो उस केस में आपको लॉस होगा। ये लॉस कैसे निकलेगा? आपके टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल आपका रेवेन्यू या फिर इनकम, टोटल इनकम्स। ठीक है, ये आपका लॉस हो जाएगा। सो लॉस refers to the excess of expenses over its related revenues for a period। और ये लॉस जो है आपका कैपिटल को कम कर देगा। दिस लॉस डिक्रीजेज योर कैपिटल। प्रॉफिट जब आपको होगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो कैपिटल आपका घट जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस में भी दो कंसेप्ट होते हैं। प्रॉफिट में भी ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, नेट प्रॉफिट हो सकता है। उसी तरह लॉस में ग्रॉस लॉस और नेट लॉस हो सकता है। ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन एक रफ आइडिया दे देती हूँ आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को लेते हैं। डायरेक्ट इनकम
एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो होता है इसमें इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ले लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। यानी पहले अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम पहले सारी डायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे और डायरेक्ट इनकम में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर हमको निकालना होगा तो हम डायरेक्ट इनकम को भी जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट इनकम को भी जोड़ेंगे, ठीक है। सारे इनकम्स को जोड़ेंगे और फिर उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लॉस के केस में भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से एक्सपेंस ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं। देन आपका है गुड्स एंड स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक को ही हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं गुड्स किसको कहते हैं। गुड्स वो सामान होता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ठीक है। द आइटम दैट यू ट्रेड, वो आइटम जिसमें आप ट्रेडिंग वो आप सामान जिसको आप खरीद या बेच रहे हो, जो आपका बिजनेस का मेन आइटम है, वो आपका गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द फिजिकल आइटम्स और थिंग्स दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। या तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो जो मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो वो गुड्स है। अगर आप परचेज ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ ट्रेडर हो, तो आपका जो आपने जो परचेज किया बेचने के लिए, बेचने के मकसद से जो आपने खरीदा है, वो आपका क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। जैसे अगर एक केमिस्ट है तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, मेडिसिन उसके लिए गुड्स होंगी, ठीक है। उसी तरह कोई वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी बेचने वाला है, तो उसके लिए गुड्स क्या होंगे, उसके लिए गुड्स होंगी वेजिटेबल्स, ठीक है। देन आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री किसको बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री आपका वो गुड्स होता है जो कि बिका नहीं होता, अनसोल्ड गुड्स होते हैं, ठीक है। यानी जो बच जाते हैं, बचे हुए गुड्स आपके स्टॉक कहलाते हैं। अब स्टॉक में भी या तो ओपनिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक आपके फर्स्ट डे, आपका जो भी अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं, जिस दिन से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू करते हो, वो आपका उससे लेकर के 1 साल का पीरियड आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। जैसे आपने बुक्स मेंटेन करना शुरू किया 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के आपका 31 मार्च 2022 तक आपका अकाउंटिंग ईयर होगा, ठीक है। उस केस में 1 अप्रैल 2021 को आपका जो गुड अनसोल्ड स्टॉक होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। यानी बिगिनिंग में, अकाउंटिंग ईयर के शुरू में आपका जो अनसोल्ड है स्टॉक, वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, यानी लास्ट डे में 31 मार्च 2022 को जो अनसोल्ड गुड्स होंगे वो आपके क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे, ठीक है।